गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आइए हम फिजिक्स के संपूर्ण महत्वपूर्ण सूत्र जो काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव में भी आपका हेल्प करेगा। बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। 5 से 10 मिनट गौर से बने रहो हमारे साथ। ठीक है, सारे सूत्र जो हैं, कभी भी कोई सूत्र आपका मिस नहीं होगा। पूरा सूत्र मैंने लिया है, जो भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारा का सारा इस वीडियो में करवाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, आवेश का क्वांटिमीकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटिमीकरण होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों? आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ठीक, उसके बाद विद्युत तीव्रता का सूत्र क्या होता है? E इक्वल टू, ठीक है, F वेक्टर बाय Q वेक्टर, Q नोट। तो यहाँ से क्या पता चला? विद्युत तीव्रता जो है एक सदिश राशि है और इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? ऊपर में F है, बल है, और नीचे क्या है? आवेश है। तो न्यूटन प्रति कूलम। इसका एक दूसरा मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर, ये क्या है? मात्रक मैंने लिखा है। ठीक है, उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है एम वेक्टर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम एम वेक्टर से सूचित करते हैं। ये होता है एक आवेश और दोनों आवेश के बीच की दूरी Q इंटू 2L। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम, और ये लंबाई है तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। ठीक है, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम इंटू मीटर। ठीक, उसके बाद बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है टॉर्क वेक्टर इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट जब भी हटता है तो क्या आता है? साइन थीटा आता है, तो PE साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया बल आघूर्ण, विद्युत बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, विद्युत बल आघूर्ण, ये विद्युत होगा। ठीक है, विद्युत बल आघूर्ण। ठीक है, विद्युत बल आघूर्ण का क्या होता है? टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक, तो क्रॉस हटाएंगे तो PE साइन थीटा हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E इंटू डी ए होता है। ठीक है, और ये डॉट प्रोडक्ट है बच्चों, तो ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? E डी ए कॉस थीटा। ठीक है, E डी ए कॉस थीटा। विद्युत फ्लक्स बराबर ये हो गया। और विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बच्चों? विद्युत, ये ऊपर में देखो, इसका मात्रक ये जो है विद्युत तीव्रता है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, और ये एरिया है, क्षेत्रफल है, इसका मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो गया। ठीक है, और इसका दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। किसका? विद्युत फ्लक्स का दूसरा मात्रक वोल्ट इंटू मीटर भी होता है। गॉस प्रमेय क्या कहता है? गॉस प्रमेय कहता है फाई ई बराबर Q बट्टे इप्सिलॉन नोट। ठीक है, गॉस प्रमेय ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा। ठीक है, गॉस प्रमेय कहता है फाई बराबर Q बाय इप्सिलॉन नोट। Q बाय इप्सिलॉन नोट याद रखना है आपको। ठीक है, Q बाय इप्सिलॉन नोट। ठीक, अनंत लंबाई के समान, अनंत लंबाई का होगा और समान रूप से आवेशित तार में होगा, तो इसका विद्युत तीव्रता जो होता है बच्चों, E बराबर 1/2 पाई इप्सिलॉन नोट। ठीक है, लैम्डा बाय R, और विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, उसके बाद कोई भी क्या होगा? गोलीय कोश के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या होता है? जीरो। क्योंकि बच्चों आवेश जो होता है ना, वो आवेश जो होता है, ये जो होता है ना, आवेश सतह पर वितरण होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आवेश होता नहीं है। तो किसी गोलाकार आवेश, खोखला गोला बोलेगा, खोखले गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बोलेगा तो क्या लगाना है? शून्य। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये गारंटी के साथ क्वेश्चन आएगा। ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन है, इसमें से आएगा। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E वेक्टर बराबर जीरो। कहाँ पर? जब खोखला गोला के अंदर की बात चलेगा। ठीक है, ठीक, उसके बाद ये रेखीय आवेश घनत्व, जिसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं, लैम्डा बराबर होता है Q बाय L। ठीक है, और इसका मात्रक हो गया, ये हो गया Q मतलब आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, और यहाँ L मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर। ठीक है, उसके बाद पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा बराबर होता है Q बट्टे एरिया। ठीक है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का मात्रक Q हो गया, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व को हम रो से सूचित करते हैं, और ये हो जाता है Q बट्टे V मतलब आयतन। ठीक है, तो ये आवेश का मात्रक Q हो गया, और V मतलब आयतन, आयतन का मात्रक
क्या होता है मीटर क्यूब। तो इस तरह से ये मात्रक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये अपेक्षिक परावैद्युतता या विद्युतशीलता बराबर होता है इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बट्टे इप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको माइंड में रखोगे, ठीक है। उसके बाद ये आप रिवाइज करो कि धातु के लिए ई आर का मान क्या होता है इन्फिनेटिव, और वायु के लिए ई आर का मान क्या होता है 1, ठीक है। अब विद्युतधारिता सी बराबर क्या होता है क्यू बट्टे भी, ठीक है। विद्युतधारिता सी बराबर क्यू बट्टे भी होता है, और विद्युतधारिता का सही मात्रा क्या होता है फैराड। फैराड बराबर कूलाम प्रति वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट। और फैराड यानी विद्युतधारिता का यहाँ पर मैंने बीमा लिखा है m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 और a⁻2। ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा का सूत्र इसमें जो होता है U होता है, U स्थितिज ऊर्जा बराबर 1/2 CV², 1/2 CV²। एक हर एक फार्मूला इंपॉर्टेंट है, देखना ऑब्जेक्टिव में यहीं से आएंगे, ठीक है। तो फार्मूला पे कमांड रखना है, और डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे, नोट का होगा तो एक बार नोट करके भी देख लेना, ठीक है। अब देखो ये मैंने C लिखा है, S लिखा है, S मतलब सीरीज, जो यहाँ पे मैंने लिखा है S मतलब सीरीज यानी श्रेणी क्रम, और P मतलब पैरेलल मतलब समांतर क्रम। तो देखो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम होता है, प्रतिरोध का श्रेणी क्रम। तो प्रतिरोध का संयोजन जो होता है उसमें 1/RP जो होता है समतुल्य प्रतिरोध, तो उसमें होता है 1/R1, 1/R2, 1/R3। लेकिन इसमें जो होता है उल्टा होता है, यहाँ RP है तो यहाँ CS होता है, ठीक है। C से धारिता समझ लेना और S से सीरीज समझ लेना। तो जो प्रतिरोध वाला था आपको 10वां में याद होगा, तो प्रतिरोध वाला में क्या होता था 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 1/CS लिखना है, पर यहाँ ये समांतर है और ये श्रेणी क्रम, ये समझ लेना कि उल्टा हो जाता है, ठीक है। उसमें जो समांतर क्रम था वो श्रेणी क्रम में, इसमें समांतर क्रम, ठीक है। इसलिए तो 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, S मतलब श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ श्रेणी क्रम, ठीक है। श्रेणी वाले में क्या करना है, श्रेणी वाला ऑब्जेक्टिव भी जरूर आएगा, इस पर एक ऑब्जेक्टिव दे देगा कि दो संधारित्र जो है इतना इतना, ठीक है, धारिता का है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध निकालो, तो उसके लिए ये सूत्र लगाओगे, ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में देगा तो। और समांतर क्रम में तो जोड़ के लिख देना है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। समांतर क्रम में बस क्या करना है CP, C मतलब समांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3। और यहाँ पे देखो यहाँ पैरेलल वाला है तो यहाँ पर क्या है सीरीज, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा हुआ होता था तो क्या था, तो बच्चों दिमाग में बस इतना रखना है कि श्रेणी क्रम वाला समांतर क्रम में चला जाता है, समांतर क्रम वाला श्रेणी क्रम। वहाँ पर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो था उसका सूत्र होता था RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस 3। तो यहाँ CP समांतर क्रम वाला है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। I बराबर Q/T होता है, तो यहाँ से एम्पियर हो गया, एम्पियर बराबर क्या हो गया कूलम प्रति सेकेंड। I मतलब धारा, ठीक है। अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है VD बराबर EV/ml इंटू टॉर्क, ठीक है ये। और धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व का सूत्र होता है J वेक्टर बराबर I/A, ठीक है, I/A होता है। I तो धारा है और A यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल है। तो I का मात्रक क्या होता है, I का मात्रक होता है, धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और A यानी क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये धारा घनत्व का व्यंजक है। अब आपको पूछेगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा घनत्व और अनुगमन वेग या अपवाह वेग में संबंध, तो ये है Z इक्वल टू, ठीक है, Z इक्वल टू N इंटू Q आवेश और VD मतलब ये हमारा अनुगमन वेग, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूछा जाता है परीक्षा में, ठीक है। अब देखो प्रतिरोध हो या प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो, मैं बार बार इसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रतिरोध होगा, प्रतिघात होगा, प्रतिबाधा होगा, सबका मात्रक ओम आएगा, ठीक है, सबका मात्रक क्या होगा ओम ही होगा, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटीड है। किरचॉफ नियम जो है ये तो दोनों में आ सकता है, पसंदा में भी व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ आ सकता है। तो किरचॉफ नियम जो है उसमें प्रथम नियम जो है उसको कहते हैं संधि नियम। किरचॉफ नियम के प्रथम नियम को हम कहते हैं संधि नियम, और प्रथम नियम का दूसरा नाम, संधि नियम का दूसरा नाम धारा नियम भी है, ठीक है। तो संधि नियम का दूसरा नाम क्या है, धारा नियम है, और इसका व्यंजक होता है सिग्मा I इक्वल टू क्या 0, अर्थात समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। अंदर जाने वाली धारा
का योग बराबर, ठीक है, अंदर जाने वाली धारा का योग बराबर बाहर जाने वाली धारा का योग। और ये भी याद रखना है कि पहला जो नियम है वो आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ये गारंटी के साथ आएगा। पहला जो नियम है यानी धारा नियम जो है वो किसका संरक्षण का पालन करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। और दूसरा नियम यानी बंद पास नियम, बोल्टता नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। क्या समझा, धारा नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत का और बोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का क्या करता है, पालन करता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गारंटीड है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट लो और याद कर लोगे, ठीक है, देखे जाओगे अच्छे से। अब है बायो साबार्ट नियम। बायो साबार्ट नियम में चुंबकीय क्षेत्र निकाला जाता है। जिस तरह गॉस का नियम विद्युतीय क्षेत्र निकालता था, उसी तरह बायो साबार्ट नियम जो है वो क्या निकालता है, चुंबकीय क्षेत्र। और जितना गॉस का नियम इंपॉर्टेंट है उतना ही बायो साबार्ट नियम भी इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र का पहले मात्रक जान लो कि क्या होता है, टेस्ला होता है। और चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बताओ, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। क्या होता है, वेबर, ठीक है, वेबर, ठीक, ये भी याद रखोगे, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है और चुंबकीय, ठीक है, क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। क्षेत्र बोलो या तीव्रता बोलो, ठीक है, क्षेत्र हो या तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र हो या चुंबकीय तीव्रता, उसका मात्रक टेस्ला होगा। और विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, वेबर होगा। लगे हाथ ये भी जान लो कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। और विद्युत तीव्रता, ठीक है, विद्युत तीव्रता का मात्रक बताओ, विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है, ठीक है। विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम और विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या बोल्ट इंटू मीटर भी होता है, बोल्ट इंटू मीटर भी होता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक। और इसका जो है बोल्ट प्रति मीटर भी होता है, ठीक है। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या फिर बोल्ट प्रति मीटर, और विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम और इंटू या फिर बोल्ट इंटू मीटर, ठीक है। और ये व्यंजक याद रखोगे, ठीक है। और यहाँ से बच्चों क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है कि ये जो डी है, ये जो डी लिखा हुआ है, डी वेरिज होगा किसके, आई के, ठीक है। फिर डी जो वेरिज हो जाएगा समानुपाती हो जाएगा डी एल के। फिर यहाँ से डी जो है वो आपका हो जाएगा साइन थीटा के, ठीक है। तो ये सब देखते जाओ। और ना डेल्टा बी जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1/r²। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है इसको बांट दे परीक्षा में और ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ठीक है। तो धारा के समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, सॉल्पांश की लंबाई के समानुपाती होता है और साइन थीटा के समानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो खैर उतना नहीं ध्यान में रखना है, ये याद रखना है। अब देखो तो आपको कहीं पूछ दिया परीक्षा में कि बायो साबार्ट नियम लिखें, 2 नंबर क्वेश्चन में पूछ दिया गया, तो आपको लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है धारा के ये एक में 1 लिख दोगे, ये 2 में लिख दोगे, ये 3 में लिख दोगे और ये 4 में लिख दोगे। ये 4 लिखने के बाद फाइनल करके क्या करोगे, ये लिख दोगे, ठीक है। बस इतना करना है, ठीक। लॉरेंज बल का ये व्यंजक है Q इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिखना आज गारंटी के साथ आएगा, नए का कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। वी आए, ये आएगा ही आएगा। तो लॉरेंज बल बराबर एफ वेक्टर बराबर क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। और जैसे ही जानते हो क्रॉस हटता है तो साइन थीटा आता है, ठीक है। तो क्यू इंटू बी भी साइन थीटा, ठीक। संट का उपयोग कहाँ होता है, धारामापी को जलने से बचाने के लिए और धारामापी के परास को बदलने के लिए, ठीक है। संट का 2 उपयोग पूछा जाएगा परीक्षा में, तो धारामापी को जलने से बचाने के लिए और धारामापी के परास को बदलने के लिए हम संट का उपयोग करते हैं। और इसका जो व्यंजक है आई जी बराबर, देखो आई जी बराबर आई लिख लोगे और यहाँ एस है, ऊपर में एस है, नीचे एस प्लस जी है, ठीक है। क्या एस प्लस जी है, जी मतलब गैल्वेनोमीटर और एस मतलब संट, ठीक है। तो ये हो गया आई एस बटे आई जी, तो ये याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों एमीटर जो होता है, एमीटर जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर जो जोड़ा जाता है वो समांतर क्रम में। एमीटर से हम धारा मापते हैं और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं, ठीक है, याद रखोगे। एमीटर से धारा मापते हैं, एमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर का क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर किस चीज़ को मापता है, विभवांतर को मापता है, ठीक है।
ये हो गया। अब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहाँ विद्युत बल, अब याद करो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का था पी वेक्टर बराबर क्यू इंटू 2l वेक्टर। तो ये भी तो ऐसा ही है, एम वेक्टर बराबर एम छोटका एम इंटू 2l वेक्टर, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? देखो इसका जो मात्रक है ना, ध्रुव परवलय है, और यहाँ पे मैंने लिखा भी है ध्रुव परवलय का मात्रक am होता है। यहाँ तक एम्पियर मीटर हो गया, और यहाँ ये लंबाई है, लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो ये हो गया आपका क्या? एमीटर मीटर स्क्वायर, ठीक है, एमीटर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक। इस तरह से याद कर लो कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। ये भी पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। तो याद रखोगे एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, एम्पियर इंटू मीटर, ठीक है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक एम्पियर इंटू मीटर, और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये हो गया उसका व्यंजक, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का ये व्यंजक हो गया, विद्युत बल आघूर्ण का ये हो गया, ठीक है। आघूर्ण चाहे जो भी हो, चाहे वो विद्युत बल आघूर्ण, आघूर्ण लगा हुआ मिल गया, द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया, तो बच्चों देख लो दोनों पे वेक्टर लगा हुआ है। दोनों क्या है? सदिश राशि है। दोनों क्या है? सदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत फ्लक्स हो, दिमाग में रखोगे, चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत फ्लक्स हो, ठीक है, वो अदिश राशि। चुंबकीय फ्लक्स हो या विद्युत या फ्लक्स हो, वो क्या होगा? अदिश राशि। चुंबकीय तीव्रता हो या विद्युत या तीव्रता हो, ठीक है, वो सदिश राशि। तीव्रता वर्ड आ गया सदिश राशि, ठीक है। फ्लक्स वर्ड आ गया अदिश राशि। आघूर्ण आ जाएगा, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा तो वो सदिश राशि। द्विध्रुव आघूर्ण आएगा तो सदिश राशि, चाहे वो विद्युत हो या चुंबक हो, फर्क नहीं पड़ता। विद्युत फ्लक्स आए या चुंबकीय फ्लक्स आए, वो एक अदिश राशि है। चुंबकीय तीव्रता आए या विद्युतीय तीव्रता आए, ठीक है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखो टेन थीटा बराबर बी भी बट्टे बी एच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, गारंटी है इस क्वेश्चन का, ठीक है, कि टेन थीटा बराबर बी भी बट्टे बी एच आएगा, ठीक है। उसके बाद तो और बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो बराबर होता है बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये और कहोगे कि बी वी क्या है, तो ये बच्चों क्या है? बी वी जो है वो क्षैतिज घटक है, पृथ्वी का क्षैतिज घटक है, पृथ्वी चुंबकत्व का क्षैतिज घटक है, और बी एच जो है वो पृथ्वी चुंबकत्व का उदग्र घटक है, ठीक है। तो इस तरह से, खैर यहाँ उदग्र घटक और वो चुंबकीय घटक से आपको मतलब नहीं है, ये अपना व्यंजक देखना है, ये व्यंजक परीक्षा में आता है। तो याद रखना बी वी बट्टे बी एच, ठीक है, बी वी बट्टे बी एच, टेन थीटा बराबर बी वी बट्टे बी एच, ठीक है। बच्चों ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है इस यूट्यूब चैनल पे सब ना भेजा जाता है, अपलोड किया जाता है, आपको लोगों को पढ़ाया जाता है, आप लोगों के लिए लाया जाता है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास में लेता रहूं। अभी कल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव करवाए जाएंगे, तो उसकी भी तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से देख के जाओगे तो परीक्षा में बहुत सारे फॉर्मूले सब मैं करवा देता हूँ, मात्रक बीमा जो होगा वो मैं करवा लेता हूँ, उसमें जो देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो वो करवाया जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। क्यूरी का नियम क्या कहता है बच्चों? काई बराबर काई वेरीज 1/t, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन गारंटीड है कि आएगा ही आएगा, ठीक है, कि पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। पृथ्वी के ध्रुव पर नति कोण या नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री, ठीक है, याद रखोगे। प्रतिचुंबकीय का मतलब होता है बच्चों विकर्षण करने वाला, ठीक है, यानी कि लोहा चुंबकीय क्षेत्र से विकर्षित होगा, तो सोना, चांदी और बिस्मथ, ठीक है। तो दिमाग में रखोगे कि आकर्षित कम होगा, ठीक है, इतना समझ लो कि आकर्षित कम होगा, ठीक है। ये ट्रिक बताया गया ताकि आपको याद रखने में ठीक होगा, विकर्षित, ठीक है। तो सोना, चांदी, बिस्मथ या पानी। आज बताओ पानी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र से खींचा जाएगा? ये खींचा जाएगा नहीं। तो ये सब जो है क्या है? प्रतिचुंबकीय है। देखो प्रति और इसी पे ध्यान रखना है। लौह चुंबकीय, बताओ लोहा चुंबक में चिपकता है कि नहीं चिपकता है? चिपकता है। तो जो चुंबक में काफ़ी ज़्यादा ना चिपक जाता है तो उसको बोलोगे लौह चुंबकीय, ठीक है। और जो थोड़ा कम चिपकता है उसको बोलोगे कि अनुचुंबकीय है। और जो नहीं चिपकता है, ठीक है, उसको क्या बोलोगे? प्रतिचुंबकीय। प्रति मतलब उल्टा वाला, ठीक है। प्रति मतलब एंटी भी होता है, ठीक है, प्रति अम्ल पड़ता होगा, ठीक है, तो उसको एंटासिड कहते हैं, इसी तरह, ठीक है। तो ये याद रखना है कि प्रतिकर्षण विकर्षण, ट्रिक से समझना है कि ना नहीं सटेगा। तो सोना, चांदी, देखते चांदी का सिक्का हो या बिस्मथ का हो या सोना का हो, ये ठीक है, ये नहीं चिपकता है चुंबक में, ठीक है। और अनुचुंबकीय जो होगा ये चिपकेगा, जरूर चिपकेगा, ठीक है, लेकिन उतना नहीं चिपकेगा। एल्युमिनियम इसमें आ जाएगा। याद रखोगे यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन गारंटी आता है कि कौन सा अनुचुंबकीय है, कौन सा प्रतिचुंबकीय है, चुनने के लिए आता है। एल्युमिनियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन, ये क्या है? अनुचुंबकीय है।
और लोहा, लोहा के साथ वाला जो भी है, लोहा हो, कोबाल्ट हो, ठीक है, और निकेल हो, ये सब तो क्या है, लौह चुंबकीय है। लोहा चिपकता है ना बच्चों, तो लौह चुंबकीय हो गया ये, ठीक है। आगे, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धारा का जो है एसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है I बराबर I, ठीक है, 0 साइन ओमेगा टी होता है। और I0 क्या होता है बच्चों, शिखर मान। I0 क्या होता है, ये धारा का शिखर मान होता है, ठीक है। अगर परीक्षा में आपको क्या करे, एक क्वेश्चन पूछ दे बच्चों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ठीक, ले लिया। अब देखो धारा समीकरण दिया हुआ है आपको, I बराबर दिया हुआ है 15 साइन 100, ठीक है, 15 साइन 100, ठीक है। तो बताओ कि धारा का समीकरण, ये तो एक दिया हुआ है आपको कि I बराबर 15 साइन, ठीक है, 100 दिया हुआ है, ठीक है, 15 साइन 100 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखो, तो I धारा एसी धारा समीकरण का सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसका सूत्र होता है I बराबर I0 साइन, ठीक है, ओमेगा टी होता है, ठीक है, ओमेगा टी होता है। और ओमेगा टी जो होता है, ठीक है, ओमेगा जो होता है 2 पाई एफ के बराबर होता है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ होता है, ठीक है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ। तो इधर से आप देख लो, तो शिखर मान आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव एक गारंटी रहेगा, ठीक है। और शिखर मान पूछेगा, तो शिखर मान देखो बच्चों, ये जो है ना शिखर मान है, और साइन के पहले जो होगा वो क्या होगा, शिखर मान होगा। तो शिखर मान, तो I बराबर क्या हो गया 15, तो शिखर मान क्या हो गया बच्चों, ठीक है। तो शिखर मान हो गया कितना, देखो शिखर मान हो गया 15 एम्पियर। धारा जो है किसका शिखर मान, एसी धारा का, तो धारा है तो एम्पियर तो आएगा ना। तो इस तरह से हो गया, शिखर मान हो गया 15 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद पूछा IRMS, ठीक है, यानी कि प्रभावी मान, इसी को हम बोलते हैं बच्चों, ये बात याद रखोगे, वर्ग माध्य मूल मान को भी हम क्या बोलते हैं, प्रभावी मान बोलते हैं। प्रभावी या आभासी मान भी इसी को कहते हैं, ठीक है। तो प्रभावी मान पूछेगा तो भी IRMS लगाना है। तो IRMS का सूत्र क्या होता है बच्चों, I0 बाय I0 बाय √2। ये गारंटी है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि IRMS बराबर क्या होता है, ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान के बराबर क्या होता है, तो I0 बटे √2। तो 15, I0 का मान कितना है 15 है, और √2 का मान क्या होता है 1.414, इसका हमने कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखो वर्ग माध्य मूल मान निकल गया, शून्य से अधिकतम तक पहुँचने में अब हमें समय निकालना है, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको आवृत्ति पूछे, ठीक है, आवृत्ति पूछे, तो आवृत्ति मतलब f निकालना है, और f का फॉर्मूला 1 बट्टे क्या होता है, t होता है, ठीक है। तो 2 पाई एफ देखो, ओमेगा बराबर क्या है 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो ओमेगा का मान तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखो ब्रैकेट में क्या है, ठीक है, ये जो है ओमेगा, ये दिया हुआ है 100, तो यहाँ से क्या कर लोगे, 100 पाई है, 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहाँ से f का मान काट दो, 2 पाई कैंसिल हो गया, तो f बराबर कितना 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएंगे, हो सकता है 2 नंबर में न्यूमेरिकल में भी पूछ ले, और ये भी हो सकता है कि दे देगा I बराबर 15 या 20 साइन ओमेगा ना 100। तो यहाँ से पूछेगा शिखर मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, साइन के पहले वाला ही शिखर मान होता है, तो आंसर में बस लिख देना है साइन के पहले 15 लिखा हुआ है, तो 15, जैसे ये क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो तो जरा, ये वाला देखो, तो इसमें पूछेगा शिखर मान कितना है, तो क्या बोलोगे बताओ, शिखर मान जो है वो क्या है 50 एम्पियर है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है, इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे न्यूमेरिकल में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए, ठीक है। तो बच्चों ये धारा, एसी धारा समीकरण का सूत्र होता है, और AC वोल्टता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, इसमें I है तो जहाँ जहाँ I है वहाँ यहाँ V हो जाएगा, ठीक है, V मतलब वोल्टेज यानी विभव, ठीक है। और आवृत्ति का फॉर्मूला 1/t होता है, ठीक है। और T बराबर क्या होता है बच्चों, T बराबर होता है 2 पाई बट्टे ओमेगा, याद रखोगे, आवर्तकाल T मतलब आवर्तकाल बराबर 2 पाई बट्टे ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 पाई बट्टे ओमेगा रख दिया, भाग उल्टा गुना किया तो ओमेगा ऊपर के चला गया और 2 पाई नीचे आ गया, ठीक है। तो आवर्तकाल T का फॉर्मूला क्या होता है, आवर्तकाल T बराबर 2t बाय ओमेगा, ठीक है, ये फार्मूला भी याद रखोगे। और ये, ठीक है, देखो ये वाला, इस दोनों में से कोई ये ऊपर वाला क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ये वाला कौन सा कहाँ चला गया, ये वाला देखो, इस दोनों में से ये से ऊपर वाला का चांस ज़्यादा है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको क्या मिले कि औसत मान बराबर मिलेगा। तो औसत मान क्या होता है, ठीक है, तो औसत मान में संबंध जो है 2 पाई बट्टे 2 बट्टे पाई इंटू
आई नोट याद रखना है, ठीक है। शिखर मान, ये क्या है बच्चों, शिखर मान है, तो ये भी याद रखोगे। हो सकता है 2/पाई आई इंटू में ये आई नोट नहीं लिख के वहाँ पे लिखा होगा शिखर मान, तो इस तरह से। और 2/पाई का मान क्या होता है बच्चों, 0.637 होता है, तो ये भी हम कर दिए, ठीक है। तो ये याद रखोगे, ये धारा वाला, ये औसत वाले में याद रखोगे, औसत मान में, ठीक है। और अगर प्रभावी मान पूछ दिया, प्रभावी मान पूछे, आवासी मान पूछे, या वर्ग माध्य मूल मान आई RMS पूछे, तो उसमें 1/√2 इंटू में क्या होता है, आई नोट। देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ऊपर वाला ये, ठीक है, ऊपर वाला ये और ये वाला, ठीक है, ये गारंटी है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद करके अंदर ही जाना, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब देखो बच्चों, प्रेरण प्रतिघात हो तो इसका मात्रक, देखो प्रतिघात हो या प्रतिबाधा हो या फिर प्रतिरोध हो, मैंने समझाया सबका मात्रक ओम होता है, तो ये याद रखोगे, बस इतना याद के रख के जाना कि प्रेरण प्रतिघात का फार्मूला होता है 1 ना XL, या फिर x भूल जाओ उसे नहीं याद रखना, ओमेगा इंटू एल होता है, इसमें ओमेगा इंटू एल होता है। और ओमेगा का फार्मूला मैंने क्या बताया बच्चों, ओमेगा का फार्मूला बताया 2πf होता है, ओमेगा बराबर 2πf, देखो एल जैसे है वो ऐसे एल है, ठीक है। अब डीसी में जो होता है ना, चलो एसी में तो ये है, डीसी में एल होता ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी ही नहीं होती है, तो फ्रीक्वेंसी का मान 0 रखोगे, एफ का मान 0 रखोगे, तो टोटल के टोटल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो अगर डीसी धारा में पूछेगा, अर्थात दिष्ट धारा में पूछेगा कि प्रेरण प्रतिघात होता है, तो उसमें प्रेरण प्रतिघात होता ही नहीं, उसमें प्रेरण प्रतिघात का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और प्रेरण प्रतिघात का फॉर्मूला क्या होता है, XL बराबर ओमेगा एल, ठीक है, ये याद रखोगे। और प्रेरण धारितीय प्रतिघात, ठीक है, धारितीय प्रतिघात, ठीक है, तो XC बराबर 1/ओमेगा C, इसमें बट्टा में है, देखो ओमेगा दोनों में है, लेकिन उसमें एल ऊपर में है और यहाँ ओमेगा C जो है वो नीचे में है। तो डीसी में क्या होता है, एफ का मान 0 होता है, डीसी में फ्रीक्वेंसी होता ही नहीं है, तो नीचे 0 रखोगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा इन्फिनिटिव, ठीक है। तो ये अपरिभाषित हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो धारितीय प्रतिघात, यहाँ से क्या रखना है, प्रेरण प्रतिघात का मात्रक भी ओम होगा, धारितीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम होगा। और PA भी बराबर I², ये आभासी मान का स्क्वायर इंटू R, ठीक है। फॉर्मूला सब माइंड में रखोगे, ठीक है। अब ये तीनों के तीनों गारंटी है, बहुत सारा क्वेश्चन जो है, बहुत सारा जो है आता है, बहुत सारा आता है बच्चों, लेकिन इसमें से 3 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक आपको क्या याद रखना है, LCR, ये LCR में जो है, LCR में जो न प्रभावी प्रतिरोध होता है, LCR में प्रभावी प्रतिरोध जिसको हम प्रतिबाधा कहते हैं, वो होता है R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये गारंटी है, यहाँ से आएगा, इस तीनों में से तीनों आएगा। और CR, ठीक है, C मतलब संधारित्र और R मतलब ओमीय प्रतिरोध, इसके लिए जो होता है Z बराबर R² प्लस 1/ओमेगा का स्क्वायर इंटू C का स्क्वायर। और ये वाला जो है LR परिपथ है, LR परिपथ में जो होता है प्रभावी प्रतिरोध जो होता है वो R² प्लस ओमेगा², ये इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से एक क्वेश्चन गारंटी है, तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक। अब देखो 1/, ये लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला होता है 1/f म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2, ये याद रखोगे लेंस मेकर फार्मूला, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में पूछते हैं ऐसे, ये सब क्वेश्चन 5 नंबर में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे आज, ठीक है। उसके बाद एक होता है N2 या μ2 भी लिख सकते हो, N2/v N1/u, यानी कि भी मतलब प्रतिबंध, ये तो ये क्या याद रखना है बच्चों, 2 यानी दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम में भी रखोगे नीचे, N1 मतलब पहला माध्यम, और पहला माध्यम में क्या होगा, U होगा, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर ना 2 1 लिख लो, N2 माइनस N1 बट्टा में R कर दो, ठीक है, ये फार्मूला हो गया। तो ये फार्मूला भी आता है। चलो ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लेते हैं इसमें थोड़ा, ठीक है। दूरदृष्टि दोष, ठीक है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस, उत्तल में U आ रहा है और दू में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष हो गया। दूरदृष्टि दोष का एक दूसरा नाम क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष भी होता है, ठीक है, ये भी याद रखोगे। तो दूरदृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस से होता है। निकट अंत में टॉ आ रहा है, ठीक है, टॉ को तोड़ोगे, निकट दृष्टि ना, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया होता है, क्या होता है, मायोपिया। हो सकता है परीक्षा में पूछते मायोपिया का उपचार किस लेंस से होता है, निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल लेंस से। जरा दृष्टि दोष का उपचार जो होता है, जरा दृष्टि दोष का उपचार जो होता है वो द्विफॉक्सी यानी बाइफोकल लेंस से होता है, बाइफोकल लेंस, ठीक है, बाइफोकल लेंस यानी द्विफॉक्सी, द्वि मतलब बाई और फोकस मतलब फोकल, ठीक है, इंग्लिश में।
ठीक है। और अबिंदुकता का उच्चार बेलनाकार, जिसको हम सिलियंडरी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिलियंडरी लेंस भी कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, दूर दृष्टि दोष है ना, तो दूर का वस्तु दिख जाता है, जहाँ जैसा नाम है वहाँ का दिख जाएगा, लेकिन निकट का ना उल्टा नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष है, दूर का दिखेगा लेकिन नज़दीक का नहीं दिखेगा, याद रखोगे, उल्टा होता है। दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखेगा लेकिन निकट का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष वृद्धावस्था में हो जाता है, जब ना वृद्धावस्था में हमारे आँख की जो शरीर मांसपेशी है उसकी लचक कम हो जाती है, तब जाके वृद्धावस्था होता है, और उस स्थिति में ना तो दूर की वस्तु साफ साफ दिखती है और ना ही निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है। तो निकट और दूर दोनों दृष्टि दोष मिक्स है। तो निकट की वस्तु के लिए अवतल लेंस, निकट वाले ना निकट दृष्टि दोष का उपचार के लिए अवतल लेंस, और दोनों मिक्स हो जाएगा तो ना एक इसका लेंस फोकस होगा, एक इसका फोकस होगा, तो द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। ठीक है, और अबिंदुकता का उपचार बेलनाकार लेंस से होता है। ठीक है, अब देखो प्रिज्म में अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र होता है। प्रिज्म में अपवर्तनांक के लिए ये सूत्र होता है, आप पढ़े होंगे, 5 नंबर में क्वेश्चन गारंटी के साथ आता है, तो वहाँ पे तो आएगा ही आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये याद कर लो। ठीक है, गारंटीड क्वेश्चन, गारंटीड भी आए, फ्रिज की चौड़ाई का व्यंजक पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, तो बीटा बराबर बच्चों, बीटा बराबर कैपिटल D लैम्डा बटे 2D। ठीक है, गारंटी के साथ ये आएगा ना, हर हाल में आएगा, नए आने का कोई चांस ही नहीं है। बूस्टर का नियम 10IP बराबर म्यू यानी अपवर्तनांक। ठीक है, 10IP बराबर म्यू यानी कि अपवर्तनांक। ठीक है, ये भी आएगा बूस्टर का नियम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। परेसी एंटीना, परेसी एंटीना जो है, परेसी एंटीना के लिए दूरी जो होता है ना, प्रसारण क्षेत्र की दूरी जो है, तो ये डी स्क्वायर बराबर 2RH प्रूव होता है। तो यहाँ से डी हटाओगे, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा, तो डी बराबर √2RH। ठीक है, और यहाँ से देखो, तो डी स्क्वायर बराबर अगर ऐसा है तो यहाँ से ना एच का मान निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बटा में 2R यहाँ पे एच। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, ये इसका स्क्रीनशॉट लो, देख के जाओगे। ठीक है, एक बार गारंटी के साथ आएगा, यहाँ से नहाने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, उसके बाद बच्चों, अगर आपने गेट से क्वेश्चन जरूर आता है, हर हाल में आता है गेट से क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे, मेरे चैनल पे चले जाना, वहाँ पर लॉजिक के गेट टॉपिक सर्च करना, या ना ज़्यादा वीडियो नहीं है, नया नया ठीक है चैनल है, तो उस पर जो है ना क्या कहते हो कि गेट चैप्टर मिल जाएगा। लॉजिक गेट सर्च करोगे या मेरे उसमें जाओगे तो लॉजिक गेट करोगे, तो लॉजिक गेट जो है, ठीक है, लॉजिक गेट से तुम्हारा क्वेश्चन जो है ना 3 नंबर हर हाल में बन जाएंगे। लॉजिक गेट से ऑब्जेक्टिव भी आता है, लॉजिक गेट से ना 2 नंबर भी आता है, तो गारंटी के साथ तुझे पूछा जाएगा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट टॉपिक हर हाल में देख के ही जाना। ठीक है, तो ये हो गया। तो लॉजिक गेट में और गेट का सिंबल ये होता है, और गेट में ना प्लस याद रखना, और गेट में प्लस याद रखना। ठीक है, तो y बराबर y इक्वल्स a प्लस, प्लस को प्लस नहीं और पढ़ते हैं, प्लस को क्या पढ़ते हैं और, वहाँ पे बहुत अच्छे में समझाया गया है। ठीक है, तो ये और गेट का हो गया, ये आपका एंड गेट का है, और ये जो है ये नोट गेट का क्या है, जो भी है, ये सत्यता सारणी है, ये बुलिया व्यंजक है। ठीक है, तो इस तरह से है। ठीक है, ये देख के जाओगे, अभी समय कम है तो बच्चों हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये देखो, डोपिंग, जिसको अपमिश्रण कहते हैं बच्चों। अपमिश्रण क्या होता है कि शुद्ध अर्धचालक जो होता है ना, वो ज़्यादा क्रियाशील, ज़्यादा क्या होता है, विद्युत चालक, उसमें करंट पास कम होता है, उसकी विद्युत चालकता कम होती है। शुद्ध अर्धचालक की विद्युत चालकता कम होती है, तो उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए उसमें हम बाह्य अशुद्धि के रूप में क्या करते हैं, या तो ठीक है त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी, त्रिसंयोजी अथवा पंच संयोजी जो होता है शुद्ध अर्धचालक में क्या कहते हैं, शुद्ध अर्धचालक में हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ये परीक्षा में पूछा जाएगा 2 नंबर में बच्चों कि डोपिंग क्या होता है, तो बोलोगे शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, या नए अर्धचालक में, ठीक है, त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अपद्रव्य या अपद्रव्य मिलाने से, ठीक है, उसकी विद्युत चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डोपिंग। और डोपिंग के फलस्वरूप क्या होते हैं, 2 प्रकार के अर्धचालक बनते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। जब त्रिसंयोजी मिल जाएगा, ठीक है, इसका 4 संयोजकता होता है, तब त्रिसंयोजी मिलाओगे, ठीक है, तो त्रिसंयोजी मिलाओगे तो त्रिसंयोजी में कौन कौन होता है, एल्युमिनियम होता है, बोरोन होता है, गैलियम होता है। ठीक है, तो गैलियम होता है, तो ये सब मिला दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें जो होते हैं ना 4 होते हैं। ठीक है, 4 संयोजकता होते हैं। ठीक है, और इसमें जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, तो 3 लेगा तो एक तो
होल्स जो है खाली जगह बच जाएगा, खाली जगह बच जाएगा। तो इसमें एन टाइप में बनता है, इसमें बन जाता है पी टाइप। जो त्रिसंयोजी मिलाओगे, 13वें ग्रुप वाला मिलाओगे तो क्या बनेगा, पी टाइप। ठीक है, तो ये कोटर, और पी टाइप में क्या होता है, कोटर होता है। ठीक है, पी टाइप में क्या होता है, कोटर। और जब 15वें ग्रुप वाले पंच संयोजी तत्व मिलाओगे, आर्सेनिक मिलाओगे, फास्फोरस मिलाओगे या एंटीमनी निकाल मिलाओगे, ठीक है, तो 14वें ग्रुप का 15वें ग्रुप के साथ बनेगा। तो एक ज़्यादा है ना बच्चों, देखो 4 से एक ज़्यादा है, और ज़्यादा होगा तो माइनस में चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखो ये 4, ये 13वें ग्रुप है। ठीक है, इसमें एक कम ही रह जाता है, एक घर इसका खाली रह जाता है। ठीक है, एक घर खाली रह जाता है। तो 13वां ग्रुप मिलाओगे तो बनेगा पी टाइप, और 15वां ग्रुप पंच संयोजी मिलाओगे तो बनेगा एन टाइप। ठीक है, तो इसमें जो होता है वो होल्स की आवश्यकता होती है। पी टाइप में क्या होता है, होल्स होता है, कोटर होता है। एन टाइप में क्या होता है मुख्य चार्ज वाहक या मेजर चार्ज कैरियर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब देखो अग्रअभिनत, अग्रअभिनत में क्या होता है बच्चों, पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के प्लस से और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के माइनस से। तो पी टाइप में प्लस, पी में क्या करना है, पी में प्लस और एन में माइनस। ठीक है, इस तरह से जोड़ना है। तो ये ट्रू कनेक्शन कहलाता है, इसमें करंट पास होती है। और ये ग्राफ है, ये ग्राफ याद रखोगे। ठीक है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये अग्रअभिनत का ग्राफ है। अग्रअभिनत यानी फॉरवर्ड बायस्ड। और उत्कर मतलब जैसा नाम है, रिवर्स नाम है ना बच्चों। तो पी टाइप को क्या करना है, देखो बैटरी के ऋण ध्रुव से, और एन टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से। अगर परीक्षा में परिभाषा भी पूछ दिया गया कि अग्र अभिनत ना उत्क्रम अभिनत क्या होता है, तो आप बोलोगे ठीक है कि बैटरी जब ना पी एन जंक्शन को पी एन जंक्शन के पी टाइप को बैटरी के धन ध्रुव से और एन टाइप को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं, तो इस तरह के का जो बाइसिंग होता है, इस प्रकार का जो अभिनत होता है वो अग्र अभिनत कहलाता है। और जब बैटरी के ऋण ध्रुव से पी टाइप को और बैटरी के धन ध्रुव से एन टाइप को जोड़ते हैं, तो उल्टा जोड़ दिए। देखो ये जो होता है ना, ये होल जो होता है प्लस माना जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो माइनस माना जाता है। तो माइनस वाले को प्लस के और प्लस वाले को माइनस से जोड़ दिया गया, उल्टा जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो होता है उत्क्रम अभिनत हो जाता है। इसका ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ जो है आपका, ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। ये पी टाइप का ये क्या है, अग्र अभिनत का ग्राफ है, और ये जो है उत्क्रम अभिनत का ग्राफ है। ठीक है, तो उत्क्रम अभिनत का जो ग्राफ होता है नीचे जाता है, और अग्र अभिनत का ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है, इस तरह से याद कर लोगे। ठीक है, और पी एन जंक्शन का ये सिंबल है। ठीक है, तो ये जो डंडा है ना, डंडा एन होता है, और पीछे वाला जो होता है ये पी होता है। ठीक है, इस तरह का फिगर जो है वो किसका है, पी एन जंक्शन का है। और ये देखो ये जीनर डायोड का है, किसका है, जीनर डायोड का फिगर है। और जीनर डायोड का मतलब क्या होता है बच्चों, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों जो होता है इसमें मिक्स करता है, तो इधर भी होता है और इधर भी होता है। ठीक है, तो देखो इसमें देखो इसमें समझो, तो आप क्या जानते हो, देखो फॉरवर्ड में ऊपर जा रहा था ग्राफ, ठीक है ऐसे जा रहा था, और रिवर्स में कहाँ रहा था, इधर आ रहा था। तो ये ऊपर भी है और नीचे इस तरह से है ना, तो ऐसा जो ग्राफ हो जाएगा, इस तरह का जो फिगर होगा वो क्या होगा, जीनर डायोड हो जाएगा। और देखो जीनर डायोड कैसा है, इस तरह से इधर जा रहा है, ऊपर भी है और इधर भी है। तो ये इधर हो गया रिवर्स बायस, इधर वाला हो गया ये जो हो गया ये फॉरवर्ड बायस्ड, और ये हो गया रिवर्स बायस। तो दोनों ना बायसिंग इसमें होता है जीनर डायोड में। तो जीनर डायोड का ये सिंबल है। ठीक है, और ये फिगर हो गया, ग्राफ हो गया जीनर डायोड का ये वाला। ठीक है, ठीक है, ये ग्राफ हो गया जीनर डायोड का। ठीक है, आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे। ये जो डिब्बा में मैंने लिखा है गारंटी के साथ आएगा। ठीक है, तो याद रखोगे E बराबर मान लो कि BC, क्या याद रखोगे, E बराबर BC। ठीक है, याद करो। तो एक चीज़ और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आइंस्टीन का सापेक्षवाद सिद्धांत क्या कहता है कि E बराबर mc²। ठीक है, इस तरह से होता है। तो E बराबर mc है ना, तो E बराबर BC यहाँ से याद रख लेना। ठीक है, E बराबर BC याद रख लेना। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा परीक्षा में कि सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या कहता है, आइंस्टीन का सापेक्षवाद सिद्धांत क्या है। तो E बराबर mc² ऑब्जेक्टिव में आएगा गारंटी के साथ। ठीक है, और यहाँ से E बराबर BC, EBC। ठीक है, इस तरह से। तो उत्सर्जक धारा बराबर आधार का धारा और प्लस संग्राहक का धारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये जो है ना डब्बा जरूर ऑब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, उसके बाद निवेशी प्रतिरोध जो होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है VE/VE। ठीक है, तो ये उतना दिमाग में नहीं रखना है आपको। ठीक है, याद क्या रखना है, देखो अल्फा बराबर क्या होता है, देखो IC दोनों में है, चाहे अल्फा हो या बीटा हो। ऊपर में क्या रखा हुआ है, देखो अल्फा हो या बीटा, ऊपर में रखा हुआ IC। ठीक है, याद रखो, हो जाएगा IC। ठीक है, उसके बाद अल्फा वाले में नीचे देखो अल्फा का ना लगभग E के साथ मिलता है, तो नीचे अल्फा वाले में क्या है, ऊपर में IC है, नीचे IE है।
बीटा वाले में नीचे बी बीटा है, बीटा से बी, ठीक है। तो दोनों में ऊपर में क्या है, आई सी है और यहाँ नीचे में आई ई है अल्फा वाले में, और बीटा वाले में नीचे में क्या है, आई बी है, ठीक है। इस तरह से तो बीटा का मान जो होता है, बीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब आ जाओ, उतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ से क्या करो, दोनों तरफ आई सी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आई सी यहाँ भी लिख दो, आई सी यहाँ भी लिख दो, आई सी यहाँ भी लिख दो, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं, इस तरह से हम डिवाइड किया तो बच्चों आई सी कैंसिल हो गया तो एक आया, तो ये हो गया आई बी बट्टे आई सी, और ये हो गया आई ई बट्टे आई सी, ठीक है। तो ये हो गया, तो बच्चों यहाँ से आई ई बट्टे आई सी है। और बताओ आई बी बट्टे आई सी जो है, अभी बताया था ना मैंने, आई सी बट्टे आई बी बराबर बीटा होता है बच्चों, और आई सी बट्टे आई ई जो होता है वो अल्फा होता है। तो देखो ये उल्टा नहीं है, ये उल्टा है ना, इसका उल्टा है, इसका उल्टा, तो 1 बट्टे अल्फा हो गया। और ये भी है आई सी यहाँ ऊपर में है, जबकि यहाँ आई सी यहाँ नीचे है, तो ये भी उल्टा है, किसका उल्टा है बच्चों, अल्फा का उल्टा है, तो 1 बट्टे अल्फा हो गया। अब +1 जैसे है वैसे है, ठीक है। तो इस मान को जब हम सॉल्व करते हैं, इस मान को जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये देखो ये दोनों डब्बा आता है, ठीक है, ये दोनों आ जाता है इस मान को। तो मेन तुम्हें याद रखना है कि आई अल्फा 1 बट्टे अल्फा 1 बट्टे बीटा प्लस ये होता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्या, अल्फा बराबर बीटा बट्टे 1 प्लस बीटा, और बीटा बराबर अल्फा बट्टे 1 माइनस अल्फा। यहाँ सॉल्व भी किया गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर टाइम है तो देख के जाना, ठीक है। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है। तो 1 बट्टे 1 प्लस अल्फ़ा और इंटू 1 माइनस अल्फ़ा बराबर 1, ठीक है। तो यह इतना अब ठीक है बच्चों, तो आप एग्ज़ाम देने जाओ, एग्ज़ाम दे के आओ, अच्छे से जाना और इस सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जाना, ठीक है। थैंक यू। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो हो सकता है दिक्कत हो जाए, ठीक है, आपको टाइम भी कम है, ठीक है बच्चों। और ये थोड़ा सा 1 मिनट देख ही लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ट्रांजिस्टर में एक पूछा जाता है, फिगर पूछा जाता है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ट्रांजिस्टर में जो है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में जो है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या रखना है, जहाँ बी होगा, बी मतलब आधार होता है, और देखो आधार जो होता है, यहाँ पे देखो हम NPN बनाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं, NPN बनाना, NPN, ठीक है। तो नीचे बीच में क्या रखेंगे, P रखेंगे, नीचे आपका हो जाएगा P हो जाएगा, बताओ। और ये E जो है ये आधार है, ठीक है। इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। NPN ट्रांजिस्टर है, तो NPN ट्रांजिस्टर में क्या हो जाएगा बच्चों, आपको क्या करना है, तो यहाँ पे हमने E रखा और ये C रखा, और नीचे हमेशा बीच में जो है ना बेस रखोगे, ठीक है। नीचे में हमेशा क्या रखोगे, बेस। और बेस जो है इसमें बच्चों क्या है, प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है, प्लस होता है बच्चों, तो ये जो है प्लस मान लो, ठीक है, प्लस मान लो, ठीक है। और ये जो है ये इसमें ना इलेक्ट्रॉन होता है, ये N है, आपको ये N है, और ये क्या है, ये भी फिर N है, तो NPN है। तो इधर भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, और यहाँ पॉजिटिव है। बताओ आप क्या जानते हो, बैटरी में जो धारा निकलती है वो प्लस से निकल के माइनस की तरफ जाती है, तो इसका दिशा जो दिखा दोगे वो प्लस से क्या दिखा दोगे, प्लस, यानी कि B मतलब प्लस है, NPN है ना बच्चों, NPN है। तो मान लो कि यहाँ पे रख लो P, यहाँ पर रख लो N, और यहाँ पर रख लो NNP, ठीक है, NPN, ठीक है। तो बैटरी जो है ये प्लस हो गया और ये माइनस है, तो ना धारा की दिशा क्या होती है, बस धारा की दिशा यही दिशा बताएगी कि NPN है या PNP है आपका फिगर, ठीक है। तो प्लस से माइनस की तरफ, प्लस P आपका प्लस है, ये B प्लस है, तो ये हो गया प्लस से माइनस की तरफ हमने तीर चिन्ह दिखा दिया, ठीक है। और ये हो गया आपका NPN ट्रांजिस्टर का फिगर, ठीक। अब ये वाला देख लो, ये वाला देखो, ठीक है। ये जो है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या है, PNP बनाना है। तो बच्चों ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा P, और बीच में हमेशा आधार को रखते हैं, यानी B हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। P मतलब क्या बच्चों, P मतलब पॉजिटिव वाला, और N जो है वो नेगेटिव वाला। तो बताओ धारा की दिशा जो होता है परिपथ में कैसा होता है, प्लस टर्मिनल से निकल के माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है। यहाँ से देखो धारा की दिशा जो होगी, ठीक है, वो प्लस से निकल के माइनस की तरफ आती है, तो इसमें आती है बेस की तरफ आती है, बेस की तरफ आएगी, बीच में तुम लेके आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। और बेस से ऊपर लेके जाओगे, बेस से ऊपर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों जो है, ये फिगर इसके स्क्रीनशॉट लो, और एक ये फिगर का स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है, गारंटी के साथ।
अब देखो थोड़ा एक बात और समझ के जाओ कि बच्चों देखो ई जे जो है ना फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और सी जे जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। ई जे फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए, सी जे जो है रिवर्स बायस में। अब ई जे का मतलब क्या है? एमीटर जंक्शन। ई जे का मतलब एमीटर, जी से जंक्शन। एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन जो है, संग्राहक जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये एमीटर है, ये इसको एमीटर कहते हैं। ई मतलब इमीटर, आधार मतलब बेस और सी मतलब कलेक्टर। ठीक है, तो ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, जंक्शन मतलब ये जो यहाँ पे पी और एन मिल रहा है, ये जो जंक्शन है ये कैसा होना चाहिए? एमिट ना ईजे होना चाहिए। ईजे मतलब एमिटर जंक्शन जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब क्या? बैटरी क्या? देखो पी टाइप धन ध्रुव से, एन टाइप ऋण ध्रुव से, और ये जो है रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस मतलब क्या हो गया? इसका पी टाइप देखो, इसका जो एन टाइप है वो ऋण ध्रुव से और पी टाइप जो है वो धन ध्रुव से जुड़ा, उल्टा जुड़ा हुआ है। तो एमीटर जंक्शन कैसा होना चाहिए? एमीटर जंक्शन होना चाहिए फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर जंक्शन होना चाहिए वो रिवर्स बायस में। ठीक है, और देखो हम यहाँ एन पी एन बनाना चाहते हैं, बीच में हम पी रखे हुए हैं, तो ये क्या होगा? तीर चिन्ह कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। ठीक है, और यहाँ पर हम पी एन पी बनाना चाहते हैं, पी पी एन। ठीक है, तो बताओ पी से धरा प्रोटॉन से क्या प्लस से माइनस की तरफ आती है, तो ये हो गया प्लस से माइनस की तरफ, तो ये हो गया तुम्हारा क्या? पी एन पी ट्रांजिस्टर, और ये वाला हो गया एन पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो ये जो है द्रव्यमान सोडियम, ये जो है स्क्रीनशॉट ले लो, ये आता है n बराबर एन नोट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। ठीक है, रेडियम सक्रियता की खोज किसने किया? हेनरी बेकरेल ने किया। रेडियम सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने किया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी ने किया। ठीक है, और यूरेनियम से ज़्यादा, ठीक है, यूरेनियम से ज़्यादा जो होगा क्या बोलते हो, यूरेनियम से पावरफुल होगा रेडियम, रेडियम से भी ज़्यादा पावरफुल पोलोनियम होगा। ठीक है, अब क्रियाशील में। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कि अर्धायु जो होता है, अर्धायु का जो व्यंजक होता है और ये छः नियतांक, अर्धायु और छः नियतांक में क्या संबंध होता है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो, इसको देख के जाओगे। ठीक है, ठीक है, और ये लास्ट स्लाइड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्लाइड। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। परमाणु बम हो या नाभिकीय रिएक्टर हो, इसमें नाभिकीय विखंडन का यूज होता है। परमाणु बम हो या नाभिकीय रिएक्टर हो, इसमें नाभिकीय विखंडन का यूज होता है। हाइड्रोजन बम हो या सूर्य का प्रकाश हो या तारा हो, हाइड्रोजन बम हो या सूर्य हो या तारा हो, इसमें जो ऊर्जा होता है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। किस पे होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में होता है विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम 235 का यूज और पोलोनियम 239 का यूज होता है। मंदक के रूप में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, मंदक के रूप में, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल, ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड का यूज होता है। शीतलक के रूप में वायु जल या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। परिरक्षक के रूप में 2 मीटर के कंक्रीट की दीवार का उपयोग होता है ताकि कर्मचारी नाभिकीय रिएक्टर की तरफ, चारों तरफ काम करने वाले कर्मचारी को, लेबर मिस्त्री को कोई तरह की दिक्कत ना हो, या जो भी काम करने वाले कर्मचारी हो, कोई ऑफिसर ही हो, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि अल्फा यहाँ से जो निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा कण जो निकलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और नियंत्रक के रूप में कैडमियम की छड़, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नियंत्रक में कैडमियम की छड़, इसका एक स्क्रीनशॉट लो और यहाँ इसको एक बार देख के ही जाना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, जाओ अच्छे से, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दे के आओ।